क्या पढ़ना है, इससे जरूरी जानना यह है कि क्या नहीं पढ़ना। और यदि हमारे पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ा करते हैं और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने में और खासकर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रॉब्लम। यदि हमें स्ट्रेटजी मालूम हो जाए, सबसे पहली चीज ये मालूम हो जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन के टाइप्स पिछले 10 वर्षों में देखिए, लगभग 10 वर्षों में यूपीएससी ने आधुनिक भारत से 65 प्रश्न पूछे हैं। कहाँ से पूछे बेटा? आधुनिक भारत से करीब 65 to 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा आधुनिक भारत से। अब इन प्रश्नों में कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं? हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी पर। आपने एक बात तो सुनी होगी, कई बार कई टॉपर्स कहते हैं कि क्या पढ़ना है, इससे जरूरी जानना यह है कि क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और यदि हमारे पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ा करते हैं और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने में और खासकर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि हमें स्ट्रेटजी मालूम हो जाए, सबसे पहली चीज ये मालूम हो जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसमें क्वेश्चन के टाइप्स देखिए, प्रकार पूछे ये पता चल जाए। जैसे यदि गांधीवादी युग से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कैसे पूछे जाएंगे। जैसे स्वदेशी से अगर प्रश्न आ रहा है तो वहां पे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो जब तक आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं मालूम होगी तब तक आप अप्रोच को कैसे लेकर आओगे। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे कि परफेक्ट स्ट्रेटजी हमारी होनी क्या चाहिए। आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो कहा जाता है कि पिछले 10 वर्षों में देखिए, लगभग 10 वर्षों में यूपीएससी ने आधुनिक भारत से 65 प्रश्न पूछे हैं। कहां से पूछे हैं बेटा? आधुनिक भारत से करीब 65 to 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा आधुनिक भारत से। अब इन प्रश्नों में कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके एक्ट से। देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, 1833, 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1781 का अमेंडमेंट वाला एक्ट। तो जितने भी एक्ट थे, मतलब अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश रूल लॉ और जो पॉलिसीज थी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें यह है कि सरकार आखिर कैसे चलती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या था? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने सेल्फ सुसाइड किया था, तभी 81 में उसके लिए कुछ परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो उसके बाद फिर 84 में हमें पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा आपका टॉपिक है गांधीवादी युग। तो यहां से तो 15 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, लेकिन गांधीवादी युग से भी 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 साल गैप करते हैं। तो फिर स्वदेशी आंदोलन की बात करूं तो 5 से 8 प्रश्न होंगे। पिछली बार गांधीवादी युग से 2025 में अगर आप देखेंगे तो अधिक प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, अधिक प्रश्न पूछे गए थे 25 में। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे आर्थिक प्रभाव, इसमें 6 प्रश्न हैं आपके। ठीक है, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अभी हम चर्चा करेंगे। इनमें देखना रहता है आप कैसे कैसे क्या क्या फोकस करना, वो भी वो छोड़ दो, अभी आगे मैं डिस्कस करता हूं। फिर फिफ्थ आता है आपका सामाजिक सुधार आंदोलन, यहां से 5 प्रश्न आपके पूछे गए। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो श्रमिक आंदोलन थे या फिर अन्य जो लेबर मूवमेंट है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी थी, यहां से 4 प्रश्न। यूरोपीय आगमन से 4 प्रश्न। व्यक्तित्व आधारित से करीब 6 प्रश्न। क्रोनोलॉजी से अगर आप देखेंगे 2 प्रश्न और अन्य में अगर आप देखेंगे तो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों में हम सोर्स क्या अपनाएं। तो अब तक अगर मैं आपको बताऊं कि 65 अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 65 क्वेश्चन में 57 प्रश्न आपके केवल किताबों से हो जाएंगे, बेसिक किताबों से। मतलब यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, देखो एनसीईआरटी या स्पेक्ट्रम पढ़ लो या एनसीईआरटी बिपिन चंद्र पढ़ लो, अगर आप इन दोनों को भी मिला के पढ़ते हो तो आप करीब, अगर आप देखेंगे, वैसे मुझे लगता है कि एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम आपको करनी चाहिए, तो इससे आप कम से कम अगर आप देखेंगे तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के मान लो 26 में 7 भी क्वेश्चन आएंगे, 6 भी आएंगे,
या तो आप टोटल लगा लोगे या एक दो एक्सेप्शन हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जो बिल्कुल अलग है, जैसे 3 प्रश्न करंट अफेयर के बेसिस पे पूछ लिया और 2 प्रश्न जो है अलग पूछ लिया। जैसे एक बार गूगल ने डूडल में अपने ठीक है किसी रानी की बात कही थी। गूगल का डूडल होता है, आप देखते हैं गूगल पे जब लॉगिन करते तो ऊपर एक फोटो आती है, कभी कभी वो चेंज होती रहती है। जैसे हमारे जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती तिरंगा आ जाता है, ऐसे एक रानी को डेडिकेट किया था उस वर्ष, वहां से प्रश्न पूछ लिए गए। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आपके दिखते हैं अपवाद स्वरूप, और नॉर्मल आप अगर स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी कर लेते तो आप जो है जितने भी प्रश्न आएंगे सब लगा लोगे, अपवाद में एक दो आपसे गलत हो सकते हैं जो अगर अलग से आ जाए, नहीं तो सारे के सारे प्रश्न लग जाते हैं। जैसे 26 के सारे प्रश्न आपको स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी से लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आते हैं। अब यहां तक तो आपको पता चल गया आपकी बेसिक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपनी बेसिक बुक पे फोकस किया तो काफी अच्छा होगा। अब आते हैं कि देखो अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 15 प्रश्न आपके ब्रिटिश एक्ट पॉलिसीज से पूछे गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्रश्नों के प्रकार में देखेंगे तो इसमें प्रश्न जो है स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेता है, कभी कभी अधिकार और पावर की बात कर लेता है, जैसे आपने सुना होगा डायर की द्वैध शासन क्या है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान पूछ लेगा, या कभी कभी पूछ लेता है डायरकी में भाई देखो रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से हैं, ये तो आपको भी मालूम है कि सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो केंद्रीय स्तर की चीजें होंगी वो अपने पास रखेंगे रिजर्व, और जो रीजनल लेवल पे होंगी वो, ये ट्रिक है जब आप पढ़ते हो तो ये ट्रिक होती है कि जो स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल लेवल पे चीजें मैनेज होती हैं वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन जो सेंट्रल लेवल की चीजें होंगी वो अपने पास रिजर्व रखेंगे। तो इस पे जब भी क्वेश्चन आता है ट्रिक से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जैसे कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता सभी को अधिकार मिला, ये अक्सर गलत है। ठीक है, हाँ, जब कभी ऑल या ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं एक्ट वाले में बेसिकली तो नॉर्मली गलत होते हैं, ये मैं मतलब इतना मैंने जो एनालिसिस किया इससे मुझे पता चलता है। इसी प्रकार से देखेंगे तो अगले आर्थिक और प्रभाव राजस्व नीति से क्वेश्चन, जैसे आपने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सुना होगा, रैयतवाड़ी सुना होगा, महालवाड़ी सुना होगा। अब यहाँ पे आपके प्रश्न बन जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी, ये किस क्षेत्रों में थी, कौन लेकर आया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने समर्थन में एक वर्ग तैयार करना चाहता था। तो जब आप इनके प्रावधान को, इनके प्रभावों को पढ़ोगे, किन किन क्षेत्रों में था, किसने लागू किया था, क्या ये पॉलिसी, अब अगर आप देखेंगे तो ये इनके क्षेत्र डिवाइड है, लेकिन क्या ये आइडियोलॉजी पहले किसी और क्षेत्र में कुछ समय के लिए लागू की गई थी, क्या बंगाल में ही, उत्तरी बंगाल में कुछ अलग पॉलिसी थी, दक्षिणी बंगाल में अलग थी। तो ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहां से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है फोकस करना पड़ेगा। राजस्व नीतियों में जमींदार परमानेंट, ये सारी चीजें यूपीएससी ट्रिक, गलत कारण जोड़ना, नील खेती कम होने का कारण असल में रासायनिक रंग का आविष्कार था ना, नील की खेती वाला, लेकिन वो जर्मनी वाले लोगों ने अपनी एक आर्टिफिशियल डाई बना ली थी, नील डाई, इसलिए अगर आप देखेंगे तो नील इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी। बट कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, ये जो आपके राजस्व वाले क्वेश्चन है इसमें कारण गलत जोड़ देता है, इसके बेसिस पे प्रश्न कभी कभी लोग क्या करते हैं, गलत गलत कर देते हैं। आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन जो है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा, बंगाल विभाजन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार या उनको जलाना। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया, अपने देश में चीजें उपयोग करना, स्वदेशी जो है कुछ ऐसा है। अब यहां से क्वेश्चन जो स्वदेशी आपने देखा बेटा, ठीक है, स्वदेशी से क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, कभी कभी पुस्तक पे भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जैसे आपने कभी वो पुस्तक का नाम सुना होगा देसर कथा। ठीक है, हाँ, गणेश जी की लिखी पुस्तक है देसर कथा। अभी 1904 में आलोचना करने के लिए आई थी, ब्रिटिश की ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया था उसकी आलोचना आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इस समय स्वदेशी के समय पुस्तक आई वो कालक्रम, ठीक है, कालानुक्रम, सॉरी, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दे आल्सो आस्क क्वेश्चन ऑन क्रोनोलॉजी, पहले कौन सी घटना हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था या फिर हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। ठीक है, तो घटनाओं के ऊपर पूछ लेगा, कर्जन ने कब जो है स्वदेश पार्टीशन को बोला,
फिर पार्टीशन के खिलाफ में कब हुआ, या फिर पार्टीशन के खिलाफ में जो अलग अलग इम्पैक्ट थे, कहाँ पे राखी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, ये सारे क्वेश्चन जो है इनसे बन जाते हैं। फिर आगे ऐसे ही गांधी युग के बारे में अगर आप देखेंगे प्रश्न आपके बनते हैं। गांधी युग में रॉलेट सत्याग्रह, यहाँ पे कलानुक्रम पे मतलब क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा भी गांधी के जो डिसीजंस थे उसके प्रभाव क्या हुए, ठीक है, गांधी ने ये डिसीजन लिया तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, क्या गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ, क्या स्वराज पार्टी असहयोग के बाद में बनी थी, तो हाँ बनी थी। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रमुख घटनाओं पे खासकर गांधी जी के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन आप देख सकते हैं कि ये स्वदेशी आंदोलन के समय ये बंगाल विभाजन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं इनको इनके बारे में जो है अंतर करके पूछा जाएगा कि भाई कौन थे, या फिर जब ये अलग हुए 1907 में सूरत में, सूरत की फूट पड़ी तो भाई किसने किसको हटा दिया था पार्टी से सूरत की फूट के बाद में, फिर से कांग्रेस के ऊपर किसका दबदबा आ गया था जो पहले हुआ करता था जैसे नरम दल का। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे देसर कथा पुस्तक के बारे में बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, ठीक है। हाँ, याद रखेंगे यूपीएससी गलत विकल्प में अन्य आंदोलनों को जोड़ देता है, ठीक है। हमेशा गलत विकल्प में क्या करेगा, कंसेप्ट कुछ और देगा, आंदोलन कुछ और जोड़ देगा। कारण और परिणाम सोचिए, अगर आपको कभी भी आपको अच्छा उत्तर देना है तो आप किसी भी आंदोलन का कारण और परिणाम, अगर अब इस आंदोलन के दोनों चीजों को मैच कर पाओगे तो वही ऑप्शन सही होगा। कभी कभी गलत आंदोलन दे देगा, कारण कुछ और होगा, परिणाम कुछ और पूछ रहा होगा और आप गलती से गलत लगाओगे। तो किसी भी आंदोलन के कारण और परिणाम को अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आप अच्छे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। गांधीवादी युग अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रोनोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे साइमन कमीशन आया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, घटनाओं को लेकर भ्रम पैदा करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सभी कैदियों को रिहा नहीं किया गया था, ठीक है। फिर क्या गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी की डिमांड क्या थी, क्लियर, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये डोमिनियन स्टेटस की कब बात कही गई, या क्या 1929 के बाद में गांधी जी ने ये बात रखी थी। ऐसे बहुत सारे विचार आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अंतिम समाजशास्त्री अगर समझ में आपको बताऊं तो आसान भाषा में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी में आप केवल घटना को, इतिहास को ऐसे मत पढ़ो, इतिहास की उस घटना ने समाज में क्या बदलाव किया, इतिहास की उस घटना का आर्थिक असर क्या हुआ और लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे देन ओनली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसान पे टैक्स लगा, गरीब, आंदोलन, सामाजिक जागरूकता, मतलब आपको जो है ना एक श्रृंखला जो है, प्रभाव की श्रृंखला जो है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा इंपैक्ट पढ़ा बस हो गया, आपने घटना पढ़ी हो गया, क्योंकि ये वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं है। यूपीएससी जो है कारण, प्रभाव और पूरी श्रृंखला पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसकी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आप देखेंगे अंग्रेजी शासन से 15 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आ रहा है। एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, गांधीवादी युग को अच्छे से, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया। स्वदेशी आंदोलन अगर आप देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन पे अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। आर्थिक प्रभाव भूमि व्यवस्था पे अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार पे आ रहा है, और वाम और श्रमिक आंदोलन, यूरोपीय आगमन और व्यक्तित्व आधारित और क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है। युद्ध वगैरह पे देखने नहीं जाते, कभी कभी संधि को मैच करके आता है लेकिन वो एक्सेप्शन के रूप में है, इसलिए आपको पूरा ध्यान जो है ना ये 1857 के पहले तो एक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। यूरोपीय को आने पे क्वेश्चन कि उनका सेटलमेंट कहाँ पे था, कहाँ पे फैक्ट्री ओपन की, किसका आयात निर्यात करते थे, इन पे प्लेस बेस्ड क्वेश्चन उनके आ सकते हैं कि जगह के बारे में कि किनकी पहली फैक्ट्री और कारखाना कहाँ हुआ और किसका आयात निर्यात करते थे। जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था कि भाई किन फसलों को कौन लेकर आए, पुर्तगाली लेकर आए, कौन सी फसल थी, ये सारी चीजें। तो ये आपको बेसिक जो है जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इतनी जानकारी ले ली है, ठीक है, और आपने इसको कारण प्रभाव के आधार पर पढ़ा है तो आपका जो है सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है अपनी तैयारी के दौरान। 16999 में 60% ऑफ के साथ में अनअकैडमी का लोवेस्ट प्राइस अनअकैडमी की हिस्ट्री में पहली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 मंथ 15+3 18+6 30+6
आप देखेंगे यहाँ पे तो ये प्राइस है, ठीक है। आफ्टर 60% डिस्काउंट आपको इतना कम प्राइस में ये अवेलेबल हो रहा है। ये ऑफर जो है, ठीक है, कल एंड हो जाएगा, तो आपके पास में कम समय है, ठीक है। आप एक अच्छा सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए दीपक वन कोड यूज करेंगे, ठीक है। दीपक वन कोड यूज करके, ठीक है, आप इसमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं 15 जून से। जी हाँ, 15 जून से अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो स्टार्ट हो रहा है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक सोशोलॉजी, ठीक है, इन हिंदी माध्यम। पीटी 730 सौरभ सर के द्वारा बनाई गई है, अन अकेडमी की पूरी टीम लगकर बनाई है। बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, आप पीटी स्कैन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को अच्छा करें, ठीक है। अब आपको सारी चीजें एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, अन अकेडमी पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।